Hello everyone. This is lecture number 6 of स्कोर बूस्टर सीरीज। तो इसके पहले हम लोग 29 रूल्स कर चुके हैं। तो आज हम लोग 30th रूल से स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 30 जो है वो है सीक्वेंस ऑफ टेंस के बारे में। तो सीक्वेंस ऑफ टेंस का क्या मतलब है? सेंटेंस में जो है अगर दो क्लॉज दिए रहते हैं, जैसे कि तो उसमें से एक मेन क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो अगर मेन क्लॉज जो है वो पास्ट में लिखा है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी पास्ट में ही लिखना पड़ेगा। तो रूल नंबर 30 यही कहता है कि जो मेन क्लॉज होगा और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, अगर मेन क्लॉज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी पास्ट में ही रहना होगा। तो हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज को पास्ट में कैसे बनाएंगे? तो अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो विल होगा उसको वुड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैन, कुड में। इसी तरह के शैल, शुड में, शैल, शुड, और मे जो है वो माइट। अब ये सब जो है वो पास्ट टेंस का है और ये सब जो है वो प्रेजेंट टेंस का है। तो यही रूल है। एग्जाम्पल से देखते हैं। अब यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। पहला है सी टोल्ड मी शी वुड मीट हिम। तो यहाँ पे जो है सी टोल्ड मी, ये क्या है? तो यहाँ पे सी टोल्ड मी जो है ये है मेन क्लॉज और उसके बाद शी वुड मीट हिम ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहाँ पे टोल्ड मतलब पास्ट टेंस और यहाँ पे वुड, दोनों का टेंस सेम है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अब सेकंड वाला सेंटेंस जो है आई सेड दैट आई हैव डन इट। तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? और अगर नहीं तो कहाँ पे एरर है? तो ये जो आई सेड है ये हो गया मेन क्लॉज और आई हैव डन इट ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहाँ पे सेड तो पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, लेकिन ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है हैव किसका हेल्पिंग वर्ब होता है? प्रेजेंट परफेक्ट का। तो ये प्रेजेंट टेंस में है तो इसको पास्ट में चेंज करना पड़ेगा। दोनों का टेंस जो है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हैव नहीं होगा, यहाँ पे हैड होगा। अब ये बिल्कुल सही है। तो रूल नंबर 30 यही कहता है कि जो दोनों ये क्लॉज होंगे, यानी कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा और जो मेन क्लॉज होगा, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों जो होगा वो उसका टेंस दोनों का सेम होगा। अगर मेन क्लॉज जो है वो पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी हम लोग पास्ट टेंस में बना लेंगे। तो आई थिंक रूल नंबर 30 इज़ क्लियर। अब रूल नंबर 30 का जो एक्सेप्शन है वो ये है कि अगर कहीं यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाएगा या फिर प्रोवर्ब आ जाएगा या फिर हिबिचुअल फैक्ट आ जाएगा या फिर कोई फैक्ट आ जाएगा तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो पास्ट में नहीं चेंज होगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो एग्जाम्पल से देखते हैं। द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो यहाँ पे द टीचर सेड मेन क्लॉज है, ये पास्ट टेंस में है। दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट ये जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है, लेकिन ये राइजेज मतलब प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है। लेकिन ये जो है द सन राइजेज इन द ईस्ट ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, तो आपको ये देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जो रॉन्ग है उसमें कहाँ पे एरर है वो आपको बताना है। ओके तो जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है ही टोल्ड मी दैट हनी इज़ स्वीट। तो क्या ये सेंटेंस सही है? तो आपका आंसर होगा कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हनी इज़ स्वीट ये तो ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हनी स्वीट होता है। तो यहाँ पे ये जो है मेन क्लॉज जो है वो पास्ट में है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो प्रेजेंट में है, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन दूसरा वाला सेंटेंस ही टोल्ड मी दैट दिस हनी इज़ स्वीट। अब यहाँ पे दिस से क्या पता चल रहा है? दिस से किसी पर्टिकुलर हनी की बात कर रहा है, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर हनी की बात कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो है इज़ ना हो के यहाँ पे वाज हो जाएगा, ये बदलेगा पास्ट में, क्योंकि यहाँ पे भी पास्ट है और यहाँ पे भी पास्ट है और ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, इसलिए यहाँ पे पास्ट होगा। तो अब ये सेंटेंस करेक्ट हुआ। तो अब आते हैं रूल नंबर 31 पे। अब रूल नंबर 31 जो है ए लिटिल द लिटिल और ए फ्यू द फ्यू। तो सबसे पहले ये जो लिटिल वाला ये जो तीनों टर्म है ये यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और ये जो फ्यू वाला टर्म है ये यूज होता है काउंटेबल नाउन के साथ। अब
ए लिटिल का मतलब होता है सम बट नॉट मच, यानी कि थोड़ा सा। ए लिटिल यूज किया जाता है पॉजिटिव के सेंस में। लिटिल का मतलब होता है नॉट एट ऑल, यानी कि ना के बराबर। इसका अर्थ होता है नेगेटिव, इसका सेंस निकलता है जो वो नेगेटिव में निकलता है। और द लिटिल का मतलब होता है जितना है उतना ही। अब सेम टू सेम ऐसे ही ए फ्यू, फ्यू और द फ्यू के भी केस में होता है। अब ये फ्यू वाला तो काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, तो क्लियर हो गया। अब ए फ्यू का मतलब होता है थोड़ा सा, यानी कि ये पॉजिटिव का सेंस देता है, पॉजिटिव। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, यानी कि ये नेगेटिव का सेंस देता है। और द फ्यू का मतलब जितना है उतना ही। तो एग्जाम्पल से देखते हैं। अब यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, तो आपको बताना है कि इसमें किसमें ए लिटिल आएगा, किसमें लिटिल आएगा, किसमें द लिटिल आएगा। तो पढ़ते हैं। आई वॉज थर्स्टी, ये थर्स्टी है, वाई लगेगा। आई वॉज थर्स्टी एंड थैंक गॉड देयर वॉज वाटर इन माई बॉटल, यानी कि मैं प्यासी थी और थैंक गॉड देयर वॉज वाटर इन माई बॉटल, यानी कि थोड़ा सा वाटर मेरे बॉटल में था। तो यहाँ पे थोड़ा सा का सेंस आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए लिटिल। अब सेकंड वाला सेंटेंस है डोंट एक्सपेक्ट टी देयर इज़ मिल्क अवेलेबल, यहाँ पे नेगेटिव का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा लिटिल। मिल्क दैट वाज अवेलेबल आई मेड टी फ्रॉम इट, यानी कि जितना है उतना ही, यहाँ पे लिटिल का सेंस आ रहा है। द लिटिल का सेंस आ रहा है जो भी मिल्क था अवेलेबल उससे मैंने चाय बना लिया, तो यहाँ पे द लिटिल जितना है उतना ही का सेंस आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे द लिटिल होगा। अब फ्यू वाला भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है मेंबर्स अटेंडिंग द मीटिंग। अगर मुझे कहना रहे कि थोड़े से मेंबर्स जो है वो मीटिंग को अटेंड किए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए फ्यू, यहाँ पे ए फ्यू। लेकिन अगर मैं यहीं पे ये कह दूँ कि न के बराबर मेंबर्स जो थे वो मीटिंग अटेंड किए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्यू। तो यहाँ पे ए फ्यू नहीं होगा, यहाँ पे फ्यू हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे ये कहना रहे कि जितने थे उतने ही, यानी कि ऑल दैट आर अवेलेबल, तो यहाँ पे हो जाएगा द फ्यू। तो मैंने एक ही एग्जाम्पल में आपको तीनों टर्म्स जो है फ्यू से रिलेटेड वो क्लियर कर दिया है। तो अब आगे चलते हैं। अब कई बार एग्ज़ाम में सम और एनी से भी रिलेटेड एरर्स आ जाते हैं। तो सम का जो यूज होता है वो पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, और एनी का जो यूज होता है वो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर नेगेटिव सेंटेंस पे करते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। ये डू है, डू वी नीड एनी राइस, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे एनी का यूज हुआ है। वी हैव सम राइस इन कपबोर्ड, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, हमारे पास थोड़ा सा राइस है कपबोर्ड में। सम का यूज हुआ है, यानी कि पॉजिटिव सेंस के लिए सम का यूज हुआ है। तो आई होप दिस इज क्लियर। अब रूल नंबर 32 ये कहता है कि प्रपोजिशन के बाद हमेशा जो है वो ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो जैसा कि 2 एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देयर इज़ ए फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड आई, तो आपको बताना है क्या ये सेंटेंस सही है, और अगर नहीं सही है तो कहाँ पे एरर है। ओके, तो देयर इज़ ए फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड आई, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड जो है वो क्या है, प्रपोजिशन है। अब एंड के बाद, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अब ऑब्जेक्टिव केस मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया है कि ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम, यानी कि मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे आई का क्या हो जाएगा, मी ऑब्जेक्टिव आएगा, और आई तो सब्जेक्टिव केस होता है, और यहाँ पे एंड जो है वो प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस। अब सेकंड वाले सेंटेंस में देखिए, नन बट ही गोइंग टू द पार्टी। अब यहाँ पे प्रपोजिशन जो है वो बट है। अब बट जो है वो कंजक्शन का भी काम करता है और प्रपोजिशन का भी काम करता है। बट जब कंजक्शन का काम करता है तो उसका जो मतलब होता है, उसका अर्थ होता है हिंदी में मीनिंग लेकिन होता है, और जब बट प्रपोजिशन का काम करता है तो उसका हिंदी मीनिंग जो होता है वो अलावा होता है, शिवाय होता है। तो यहाँ पे इसका जो मीनिंग निकल रहा है, नन बट ही गोइंग टू द पार्टी, तो यहाँ पे अलावा, यानी कि उसके अलावा कोई भी पार्टी में नहीं गया था।
तो यहाँ पे बट जो प्रेपोजिशन है, अब प्रेपोजिशन के बाद जो है ही नहीं आएगा क्योंकि ही सब्जेक्टिव केस है। अब ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम आ जाएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर। अब रूल नंबर 33 पे चलते हैं। तो रूल नंबर 33 ये कहता है कि जब एक सेंटेंस में तीनों पर्सन के प्रोनाउन आ जाते हैं। अब तीनों पर्सन से क्या मतलब है, पर्सनल प्रोनाउन वो 3 टाइप्स का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो बोलने वाला होता है, सेकंड पर्सन सुनने वाला होता है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करते हैं, तो आपको पहले से ही पता होगा। तो रूल ये कहता है कि जब तीनों पर्सन जो है एक ही सेंटेंस में तीनों पर्सन एक साथ आ जाते हैं तो उनका जो ऑर्डर होगा वो 2 3 1 का ऑर्डर होगा। यानी कि पहले सेकंड पर्सन का लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन का लिखेंगे, फिर फर्स्ट पर्सन का लिखेंगे। एग्जाम्पल से देखिए, यू जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ही जो है थर्ड पर्सन का है और आई जो है फर्स्ट पर्सन का है। तो यू, ही एंड आई गोइंग टू द पार्टी। यहाँ कहीं भी सेंटेंस में रॉन्ग या मिस्टेक की बात आएगी, यानी कि गलती वाली बात आएगी, वहाँ पे पहले फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को लिखेंगे, फिर सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को लिखेंगे। जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं, आई, यू एंड ही मेड दिस मिस्टेक। अब यहाँ पे आई जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, यू जो है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और ही जो है वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। याद कैसे रखेंगे, जहाँ कहीं भी गलती होगी वहाँ सामने तो सबसे पहले खुद को जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आई जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसलिए सबसे पहले आई यूज होगा। अब एक और एग्जांपल है, आई, यू एंड ही आर गिल्टी। अब यहाँ पे भी गिल्टी यानी कि रॉन्ग यानी कि मिस्टेक, नेगेटिव वर्ड यूज हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे भी पहले फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा, फिर सेकंड पर्सन का, फिर थर्ड पर्सन का। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। ओके, तो रूल नंबर 34। अब रूल नंबर 34 ये कहता है कि कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो कुछ एग्जाम में कभी कभी सुपरफ्लैश एरर आ जाते हैं, यानी कि जिन वर्ड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है वो वर्ड्स भी डाल देता है। फॉर एग्जांपल प्रीवियस रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड का मतलब ही होता है कि जो पीछे का हो गया हो वही तो रिकॉर्ड होता है, तो इसके साथ प्रीवियस लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये प्रीवियस रिकॉर्ड एक साथ नहीं आएगा। वेट वाटर, अब वाटर तो ऑलरेडी वेट होता है तो इसके साथ वेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, वनली वाटर आएगा। सपोज इफ़, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। रीबॉर्न अगेन गलत है। म्यूचुअल एग्रीमेंट गलत है। पासिंग मार्क्स नहीं होता है, पास मार्क्स होता है। बहुत लोग ये वाला एरर करते हैं, पासिंग मार्क्स जनरली हम लोग बोल देते हैं लेकिन वो रॉन्ग होता है, वो होता है पास मार्क्स। ड्रेसिंग सेंस नहीं होता है, ड्रेस सेंस होता है। इसके अलावा फॉरबिड, प्रोहिबिट, प्रिवेंट, डेनी, रिफ्यूज़, ये सब जो वर्ड्स हैं ये ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड हैं, तो इसलिए इन सब वर्ड्स के साथ नॉट भी नहीं आता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, एग्ज़ाम में कई बार यहाँ से एरर आता है। तो आई थिंक रूल नंबर 34 इज़ क्लियर। अब रूल नंबर 35 ये कहता है कि जब कभी भी सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम, अब पॉइंट ऑफ टाइम से आपको कुछ याद आ रहा है? यस। तो मैंने जो पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, सिंस और फॉर। सिंस जो लगता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है और फॉर जो लगता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है। तो यहाँ पे आते हैं रूल पे। तो रूल नंबर 35 ये कहता है कि जब कभी सेंटेंस पे पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहता है, यानी कि मान लीजिए दिया है यस्टरडे, दिया है 10 days ago, ये सब दिया है, तो जो है जो सेंटेंस होगा, मतलब उसके पहले का जो सेंटेंस होगा वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। यानी कि जब भी पॉइंट ऑफ टाइम जो है दिया रहता है सेंटेंस में, तो हम लोग हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, आई हैव गॉन टू द मार्केट। अब यहाँ पे यस्टरडे भी यहाँ पे रहना चाहिए, तभी तो ये पॉइंट ऑफ टाइम होगा। ओके, तो एग्जाम्पल हो गया, आई हैव गॉन टू द मार्केट यस्टरडे। तो क्या ये सेंटेंस सही लिखा है? तो आपका आंसर होगा नहीं। तो कहाँ पे एरर है? यहाँ पे हैव गॉन। हैव क्या है? प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। और अभी हमने पढ़ा है कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हैव गॉन नहीं होगा बल्कि वेंट होगा। गो का सेकेंड फॉर्म होगा वेंट। तो आई थिंक रूल नंबर 35 इज़ क्लियर। रूल नंबर 36 ये कहता है कि एपोस्ट्रॉफी एस जो है वो हमेशा ओनली नाउन के साथ यूज होता है, प्रोनाउन के साथ नहीं। कई बार आप सुनते होंगे योर्स, आर्स, इट्स, देयर्स, तो एपोस्ट्रॉफी एस नहीं होता है, वो YOURS
ये नॉर्मल वाला एस होता है, प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस कभी नहीं लगता। और एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किस लिए किया जाता है? हक यानी कि बिलोंगिंग या फिर पोजीशन बताने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं, और हिंदी में इसका मीनिंग निकलता है का, की, के। अब 4 सेंटेंसेस दिए, 4 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। रामस्कार, तो क्या ये सही है एग्जाम्पल? रामस्कार यानी कि राम की कार, बिल्कुल सही है। राम जो है वो नाउन है, वो भी लिविंग थिंग है, उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लग सकता है, इसलिए सही है। बॉटल्स कैप, अब ये तो रॉन्ग है क्योंकि बॉटल्स कैप, बॉटल तो नॉन लिविंग थिंग का, और नॉन लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते। मानसकार, अब क्या ये सही लिखा हुआ है? तो आपका आंसर होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या रॉन्ग लिखा हुआ है? अब यहाँ पे एस लास्ट में ऑलरेडी है, तो यहाँ पे वनली ये एपोस्ट्रोफी वाला साइन लगाएंगे, ये जो एक और एस है ये नहीं लगेगा, यानी कि ये ऐसे लिखा जाएगा मानसकार। अब समवन एल्स कार, अब एल्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, एल्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अगर यहाँ पे बॉटल्स कैप यानी कि नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते तो उसके पोजीशन के लिए क्या लगाएंगे? तो नॉन लिविंग का पोजीशन शो करने के लिए ऑफ का यूज होता है। एग्जाम्पल देते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। अब यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो देखते हैं। कैप ऑफ बॉटल, अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है क्योंकि बॉटल जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग है, और अभी मैंने आपको बताया कि नॉन लिविंग थिंग के साथ ऑफ का यूज होगा, तो यहाँ पे ऑफ। अब आपको बताना है क्या ये करेक्ट है? स्टूडेंट्स राइट, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लास्ट में एस है, तो इसलिए यहाँ पे एक वनली एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, ये वाला एस जो होगा वो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, बाद वाला एस, तो ये स्टूडेंट्स राइट ऐसे ही लिखा जाएगा। अब इसका एक्सेप्शन देख लेते हैं। अब जो रूल नंबर 36 का एक्सेप्शन है वो ये है कि टाइम, वेट, डिस्टेंस, प्लेस, यूनिट, पर्सनिफिकेशन, हेवनली बॉडी, इन सब के साथ एपोस्ट्रोफी यस का यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। टुडेज न्यूज़पेपर, अब यहाँ पे टुडेज क्या है? टुडे दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस बिल्कुल सही है। इंडिया प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे भी एपोस्ट्रोफी एस बिल्कुल सही है। किलोग्राम्स वेट, यहाँ पे किलोग्राम वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। अब बॉटल स्टीयर, अभी मैंने आपको बताया कि बॉटल जो है वो नॉन लिविंग थिंग है और इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे बॉटल स्टीयर यानी कि बॉटल के आंसू, यहाँ पे बॉटल का पर्सनिफिकेशन कर दिया गया है, यानी कि मानवीकरण कर दिया गया है, उसको एज ए पर्सन कंसिडर कर लिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे जो है एपोस्ट्रोफी एस सही है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। अब रूल नंबर 38 जो है, ये 2 कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, क्वाइट और क्वाइट। तो सबसे पहले आपको इन दोनों वर्ड्स में का हिंदी मीनिंग बताना है, डिफरेंस बताना है क्या है। ओके, तो ये जो QUIET वाला क्वाइट है, इसका मतलब होता है शांत, और ये जो QUITE वाला ये क्वाइट है, इसका मतलब होता है अच्छा खासा, अच्छा खासा। तो 2 सेंटेंसेस लिखे हैं नीचे, आपको बताना है कि इसमें क्या आएगा। दिस इज़ एक्सपेंसिव, अब दिस इज़ एक्सपेंसिव, तो यहाँ पे अच्छा खासा यानी कि ये वाले क्वाइट का यूज होगा, QUITE। सी इज़ ऑल डे, वह पूरे दिन रहती है, क्या? वह पूरे दिन शांत रहती है, QUIET। इसके अलावा एक टिप ये है आपके लिए कि ये जो QUITE यानी कि अच्छा खासा वाला क्वाइट है, इसका यूज जो है कभी भी सेंटेंस में इसका यूज जो है आल के साथ नहीं होता है, आल के साथ ये नहीं आएगा। अब यहाँ पे आल दे दिया है, अब आल दे दिया है तो इसका मतलब यही वाला होगा, और वैसे भी मीनिंग भी वही निकल रहा है। तो रूल नंबर 39 देखते हैं। अब रूल नंबर 39 ये कहता है कि सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि कॉमन पोजीशन और स्प्लिट पोजीशन क्या होता है। तो कॉमन पोजीशन का अर्थ वो होता है जहाँ पे सब चीज़ सबका होता है। फॉर एग्जांपल मैं बोल दूँ कि राम एंड श्याम्स कार, तो ये इसका मतलब ये हो गया कि एक कार है और उस पर राम का भी हक है और उस पर श्याम का भी हक है, दोनों का हक है, यानी कि एक कार है लेकिन वो दोनों का है। और स्प्लिट पोजीशन ये होता है कि राम एंड श्याम्स कार, यानी कि राम की कार अलग है और श्याम की कार अलग है। तो यहाँ पे एग्जांपल है राम एंड श्याम्स कार, ये हो गया कॉमन पोजीशन में, और स्प्लिट पोजीशन में राम एंड श्याम्स कार। तो क्या ये सही लिखा है? तो नहीं, कहाँ पे एरर है?
तो यहाँ पे स्प्लिट पोजीशन हो गया राम्स एंड श्याम्स कार। तो अभी मैंने आपको बताया राम की कार अलग है और श्याम की कार अलग है, तो यहाँ पे तो कार्स हो जाएगा ना, यहाँ पे तो प्लूरल नाउन हो जाएगा। तो अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो इसके अलावा ये भी आपको याद रखना है कि स्प्लिट पोजीशन के केस में हमेशा जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा। और कॉमन पोजीशन में दोनों आ सकता है, सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है। कॉमन पोजीशन में कोई बात नहीं, लेकिन स्प्लिट पोजीशन में हमेशा जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा। तो आई थिंक कि ये क्लियर हो गया आपको। तो रूल नंबर 40 ये कहता है कि सबसे पहले आप मुझे इन दोनों, ये जो इट्स लिखा है और ये जो इट्स लिखा है, इसमें डिफरेंस बताइए। ओके तो अब मैं बताती हूँ। तो रूल नंबर 40 यही है, इन दोनों में डिफरेंस। तो ये जो इट्स है इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो होता है वो होता है इट इज या इट हैज। लेकिन ये जो इट्स है ये वाला ये जो होता है ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है, ये हक जताने के लिए किया जाता है। इसका जो अर्थ होता है, और एक बात और, ये यस लगा है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्लूरल है, ये सिंगुलर है। और इसका मतलब जो होता है उनके, उनका, उनकी, उसका, उसके, इसका ये सेंस निकलता है। तो यहाँ पे मैं 2 एग्जाम्पल लिखी हूँ, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा वाला इट्स आएगा। तो पहला वाला है द चाइल्ड इज कैरिंग बुक। ओके तो यहाँ पे आएगा इट्स, क्योंकि अब ऐसे भी आप पकड़ सकते हैं, यहाँ पे बुक है। बुक क्या है? बुक जो है वो नाउन है, और नाउन के पहले वैसे भी एडजेक्टिव आएगा, यानी कि ये वाला इट्स आएगा, एडजेक्टिव वाला। अब यहाँ पे कॉल्ड है मिरेकल। अब यहाँ पे वर्ब के पहले लाना है, तो यहाँ पे इट्स आएगा। वर्ब के पहले तो ये एडजेक्टिव आएगा नहीं, तो यहाँ पे इसलिए इट्स आएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर। ओके तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।